हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल ट्रूथ कंटेंट्स में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यमन से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि यमन में एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और यमन के लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजाए मौत दी गई थी। अब यमन के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा निमिषा प्रिया को माफी देने से इनकार कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जो आखिरी रास्ता बचा था निमिषा प्रिया के पास यमन के राष्ट्रपति के द्वारा माफी देने का, और वो रास्ता अब बंद हो चुका है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यमन में प्रेसिडेंट के द्वारा माफी से इनकार देने के केस में उस व्यक्ति को अगले 30 दिन के अंदर मौत की सजा दे दी जाती है। यमन में मौत देने का तरीका गोली मार करके है। जिस व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है उस व्यक्ति को लेटाकर और पीठ के पीछे ठीक उसी जगह गोली मार दी जाती है जहां उसका दिल होता है। अब निमिषा प्रिया के पास लगभग 30 दिन बचे हैं, कहें तो बल्कि 30 दिन से कम समय बचे हैं। तो क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है? क्या नहीं बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है तो कौन सा रास्ता है? कितनी उम्मीदें हैं कि निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है? यह कहानी आपके पास इस प्रकार से पेश है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ के रहने वाली हैं। निमिषा प्रिया नर्स की पढ़ाई करने के बाद निमिषा प्रिया का शादी केरल में टॉमस थॉमस के साथ हुआ, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़े न लिखे होने के चलते उसको कोई अच्छा रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था। निमिषा प्रिया पढ़ी लिखी थी और नर्स की नौकरी करती थी। 2011 में दोनों ने शादी के बाद यह विचार किया क्यों ना हम लोग अच्छे कमाई के लिए यमन चले, क्योंकि निमिषा प्रिया को यमन के सरकारी हॉस्पिटल से नर्स के नौकरी के लिए ऑफर आया था। उस समय तक निमिषा प्रिया के 2 बच्चे हो गए थे। थॉमस जो था उसका, टॉमी थॉमस जो उसका पति था निमिषा प्रिया को, वह निमिषा प्रिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह निमिषा प्रिया को यमन जाने से नहीं रोक पाया और निमिषा प्रिया, उसके 2 बच्चे और थॉमस यमन चले गए। यमन जाकर निमिषा प्रिया जिस सरकारी हॉस्पिटल से उसको ऑफर आया था वहाँ जाकर उसने अपना नौकरी ज्वाइनिंग किया। उसके बाद धीरे धीरे काम चलने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पति थॉमस को यह महसूस हुआ कि निमिषा प्रिया को तो ठीक है, उसकी पत्नी निमिषा प्रिया तो जॉब कर रही है, लेकिन उसका कोई अपना कारोबार नहीं है। इसके चलते वह उदास रहने लगा और इतने दिनों के अंदर निमिषा प्रिया ने भी अपना बहुत सारा नौकरी चेंज किया, क्योंकि निमिषा प्रिया और उसके पति थॉमस जितने सोच कर आए थे कि हम लोग इतना आमदनी कर पाएंगे वहाँ पे, उतना हो पा नहीं रहा था। और उसके पति जो थॉमस था, ज़्यादा पढ़े न होने के कारण वह कोई अस्थायी रोजगार में कर नहीं पा रहा था। इसके बाद दोनों ने यह राय मशवरा किया कि क्यों ना हम लोग वतन चलते हैं। निमिषा प्रिया से उसके पति थॉमस ने कहा कि हम और दोनों बच्चे केरल जा रहे हैं अपने वतन, तुम कुछ दिन बाद आना। निमिषा प्रिया ने स्वीकृति दे दी। उसका पति जो थॉमस था वो अपने दोनों बच्चों को लेकर 2014 में केरल आ गया। उसके बाद निमिषा प्रिया को ऐसा लगा कि
जो काम कर रही है उसमें आमदनी अच्छे न होने के कारण उसने सोचा क्यों ना हम लोग एक अपना निजी अस्पताल खोलें या क्लिनिक खोलें, क्योंकि निमिषा प्रिया अच्छी नर्स थी, अच्छी जानकारी था, तो उसने अपना एक क्लिनिक खोलने का प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने अपने पति थॉमस से सलाह भी लिया। उसी हॉस्पिटल में जहां निमिषा प्रिया काम करती थी, वहां पे निमिषा प्रिया का एक दोस्त हनान रहता था। हनान से जब निमिषा प्रिया ने इस बारे में चर्चा किया तो हनान भी तैयार हो गया। हनान ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं आधे पैसे लगाने को तैयार हूँ, आधा पैसा तुम लगाओ। निमिषा प्रिया भी सहमत हो गई। थॉमस उसका पति भी, निमिषा प्रिया जब अपने पति से बात की, थॉमस भी सहमत हो गया। लेकिन यमन में यह कानून है कि कोई भी मॉल, ऑफिस खोलने के लिए या हॉस्पिटल, क्लिनिक खोलने के लिए यमन का नागरिक होना जरूरी है। यह कानून निमिषा प्रिया के आड़े आ रहा था, क्योंकि निमिषा प्रिया और हनान दोनों आधा आधा पैसा लगाने को तैयार थे, तो इस हिसाब से दोनों का मालिकाना हक बराबर होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। लेकिन यह कानून बाधे आ रहा था। यह कानून यूएई में भी है, सऊदी अरब में भी है और कुछ इस्लामिक देशों में यह कानून आज भी है। तब हनान ने यह आइडिया दिया निमिषा प्रिया को कि क्यों ना तुम किसी यमनी की वाइफ बन जाओ, उसको कागज पे अपना पति मान लो, साथ न रहो। यह बात निमिषा प्रिया थॉमस से चर्चा की, थॉमस एग्री हो गया। थॉमस ने कहा कि उसका दोस्त मेहदी वहीं पे यमन का ही रहने वाला नागरिक था। थॉमस ने यमन से के नागरिक मेहदी से बात किया। मेहदी तैयार हो गया, लेकिन मेहदी ने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि कमाई का कुछ हिस्सा का शेयर मेरा भी होगा। हनान और निमिषा प्रिया राजी हो गए। कागज पे निमिषा प्रिया मेहदी की पत्नी बन गई और कुछ दिनों बाद क्लिनिक चलने लगा, अच्छा खासा आमदनी होने लगा और मेहदी भी उससे पैसा लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे क्लिनिक अच्छा चलने लगा, पैसे की अच्छी कमाई होने लगी, मेहदी के अंदर लालच समा गई। उसने अपना पैसा का अमाउंट बढ़ाने लगा। दिन प्रतिदिन अपना अमाउंट पैसा का वो बढ़ाते जा रहा था। इससे हनान और निमिषा प्रिया भी दुखी थे। कुछ दिनों के बाद मेहदी निमिषा प्रिया को एज अ पत्नी बिहेव करने लगा। वह सभी लोगों से कहता था कि यह मेरा रियल वाइफ है और निमिषा प्रिया को बहुत ही प्रताड़ित करने लगा, ब्लैकमेलिंग करने लगा और वह पत्नी के जैसा बर्ताव करके कहीं भी उसको डांट देता था। लोगों से कहता था यह मेरी पत्नी है, पत्नी के जैसा अधिकार जताने लगा। इस बात से निमिषा प्रिया बहुत चिंतित हुई और उसने थॉमस से बात किया। थॉमस ने कहा ठीक है, मैं मेहदी को समझाता हूँ, लेकिन मेहदी अपनी आदत से बाज कहाँ आने वाला था। वह निमिषा के साथ नाजायज संबंध रखना चाहता था, जिससे निमिषा प्रिया पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई थी, डर गई थी और उसका हमेशा विरोध करती थी। लेकिन मेहदी अपने आदत से बाज कहाँ आने वाला था। वह निमिषा प्रिया के साथ नाजायज संबंध रखना चाहता था, जिसके चलते निमिषा प्रिया काफ़ी दुखी रहती थी, हतोत्साहित रहती थी। कुछ दिनों के बाद 2016 में सिविल वार यमन में छिड़ गया। अब तक क्लिनिक खुले हुए लगभग 1.5 साल हो गए थे। निमिषा प्रिया अपने वतन लौटना चाहती थी, लेकिन उसका पासपोर्ट मेहदी के पास रखा था। मेहदी ने उसका पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। निमिषा प्रिया बहुत बार मेहदी से रिक्वेस्ट की कि मेरा पासपोर्ट दे दो, लेकिन मेहदी इनकार कर देता था।
एक बार ऐसा ही हुआ कि निमिषा प्रिया मेहदी से अपना पासपोर्ट मांगने गई। मेहदी के साथ तू मैं हुआ, कुछ अशब्द कहा, कुछ गलत करने का प्रयास मेहदी के द्वारा की गई, जिससे गुस्सा होकर निमिषा प्रिया ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। पलटवार करते हुए हाथापाई की गई मेहदी के द्वारा। उसके बाद निमिषा प्रिया ने वहां के पुलिस स्टेशन में मेहदी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा दिया, जिसके चलते मेहदी को वहां के पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेहदी को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जेल हुई। फिर मेहदी जेल से बाहर आया। मेहदी के जेल से आने के बाद फिर निमिषा प्रिया उसके पास फिर गई और उसने कहा कि क्लिनिक से जो मैंने पैसा कमाया है वो तुम ले लो और मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो, मुझे अपने बच्चे पति के पास अपने वतन जाना है। लेकिन मेहदी ने एक भी नहीं सुना। अब उसके अंदर बदला लेने का साजिश था। वो बदला लेना चाहता था निमिषा प्रिया से। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन समय बीता। निमिषा प्रिया बहुत परेशान रहने लगी। उसने हनान, जो निमिषा प्रिया का दोस्त था, उसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जो था वो पार्टनर था, उसने बोला। हनान ने कहा कि एक आइडिया मेरे पास है। पता चला है कि जो मेहदी है वो आजकल बीमार चल रहा है और उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसी बहाने, देखने के बहाने उसके घर चलते हैं और वहाँ पे इंजेक्शन मेहदी को दिया जा रहा ही होगा। इस बहाने मेहदी जब बोलेगा कि निमिषा तुम आई हो तो यही इंजेक्शन तुम दे दो, तुम आई हो तो इंजेक्शन दे ही दो। तो तुम क्या करना कि एक बेहोशी का इंजेक्शन उसी इंजेक्शन के साथ मिलाकर दे देना, और उसके बाद जब मेहदी बेहोश हो जाएगा तब हम लोग पासपोर्ट खोज लेंगे और चले आएंगे। यह प्लान तैयार हो गया। उसके नेक्स्ट दिन जब निमिषा प्रिया हनान मेहदी से मिलने गए, मेहदी को जब देखने गए तो मेहदी ने कहा जब तुम आई ही हो तो कुछ इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है, इंजेक्शन हमें दे दो। अब तो निमिषा प्रिया जो पहले से प्री प्लान थी और एक एक्सपीरियंस्ड नर्स थी, उसने उसे इंजेक्शन दिया और साथ ही उसने बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दिया। कुछ समय बाद मेहदी बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हनान और मेहदी दोनों मिलकर पासपोर्ट को खोज निकाला। जब पासपोर्ट मिल गया तो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए, मतलब चले गए। कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि मेहदी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो यह पता चला कि मेहदी का मृत्यु बेहोशी के इंजेक्शन के हाई डोज के कारण हुआ है। पुलिस के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, कैमरा खंगाला गया। जब कैमरा खंगाला गया तो पता चला कि हनान और निमिषा प्रिया दोनों आए थे। उसी रात मेहदी की तबीयत बिगड़ी और उसी रात उसकी मौत भी हो गई। पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से सवाल जवाब पुलिस के द्वारा पूछे गए। दोनों ने अपना पूरा सच बता दिया। निमिषा प्रिया ने कहा कि यह मुझे बहुत तंग करता था, मुझे यहाँ पे क्लिनिक खोलना था तो यमन नागरिक का जरूरत था, इसलिए मैं कागज पे इसकी पत्नी बन गई, लेकिन उसके बदले में इसको मैंने पैसा दिया। इसने लालच आकर पैसा का डिमांड बढ़ा दिया, फिर भी मैंने पैसा दिया। उसके बाद इसने मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया और यह रियल पत्नी जैसा मुझे ट्रीट करने लगा, मुझसे नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी। मेरा मकसद इसको मारना नहीं बल्कि अपना पासपोर्ट लेना था, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। जब यह पुलिस ने
सब बातों को किसी बातों पे अमल नहीं किया और इसको लोअर कोर्ट में भेज दिया। अब इधर सिविल वार के चलते चारों ओर मारकाट, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। निमिषा प्रिया के परिवार जाना चाहते थे यमन, लेकिन एयरलाइंस पे रोक थी। भारत के द्वारा कोई भी एरोप्लेन यमन नहीं जा रही थी। इसके साथ साथ अन्य देशों के भी एयरलाइंस पे रोक थी। सभी देशों ने लगभग बैन कर दिया था। 2020 में क्या होता है कि यमन की जो लोअर कोर्ट है उसने निमिषा प्रिया की कोई बातों को नहीं सुना और उसे मौत की सजा सुना दी। इसके बाद निमिषा प्रिया के गर्जीवन जो माता पिता थे, उसके पति थे, उसके बच्चे थे, इन लोगों को पता लगा। वो लोग बहुत दुखी हुए, बहुत प्रयास किए जाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए क्योंकि कोई भी ट्रेवल करने का संसाधन उपलब्ध नहीं था। एयरलाइंस बंद थे सिविल वार के वजह से। धीरे धीरे समय बीतता गया। यह मामला धीरे धीरे 2023 में जब यह मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अच्छे वकील निमिषा प्रिया के द्वारा नहीं हायर किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बातों को फर्जी बताते हुए, कोई दया न करते हुए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि आप लोगों ने जानबूझकर मेहदी की हत्या की है, आप लोग प्लानिंग करके मेहदी की हत्या की है। और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। उसने निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी और हनान को, जो कि सिटीजन था, नागरिक था यमन का, उसको आजीवन कारावास। जब यह बात पता उसके माता पिता और पति को लगा तो वो लोग बहुत ही हतोत्साहित हुए और इधर केरल में एनजीओ के तरफ से सेव निमिषा प्रिया, एनजीओ के द्वारा ही यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि आपका इस मामले पे क्या विचार है। भारत सरकार ने कहा कि यमन में अभी तो गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भारत सरकार तैयार हुआ। वहाँ पे उसकी माँ को भारत सरकार की मदद से यमन भेजा गया। उसकी माँ, निमिषा प्रिया की माँ जब यमन गई, उसने तमाम फरियाद वहाँ किए। वहाँ उन्होंने मेहदी के पत्नी के पैर पड़े, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन पहले 2023 से मामला ये 2024 आ गया और 24 के अंत में 30 दिसंबर को यह सोशल मीडिया से खबर मिली कि यमन के राष्ट्रपति द्वारा निमिषा प्रिया को माफ़ी देने से इनकार कर दिया गया है और उनको मौत की सजा को बरकरार रखा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया था। यह बहुत ही डरावनी बात थी क्योंकि यमन का यह रूल है कि वहाँ पे कानून का पालन न करने वाले को बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है, चाहे वो नाबालिग बच्चा क्यों ना हो, कोई वहाँ दया नहीं दी जाती है। यमन में फांसी की देने की जो आंकड़ा है, यानी मौत की घाट उतारने का जो आंकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है। यह एक डरावनी बात है। इसी बीच भारत सरकार के द्वारा, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यह कहा गया है कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं और वह हम तमाम प्रयास करेंगे जिसे निमिषा प्रिया मौत से बच जाए। जैसे कि हमने पिछले ही कहा कि यमन में लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है और अब यह मामला दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यमन में यह कानून है कि कोई अगर राष्ट्रपति अगर एक बार माफ़ी की सजा देने से इनकार कर दे तो यह मामला दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। अब बात यह है कि तो निमिषा प्रिया को बचाया कैसे जाए।
तो निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है अगर मेहदी की पत्नी माफ कर दे, जो कि मेहदी को पत्नी को मनाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। दो केस में अगर मेहदी की पत्नी डायरेक्ट यह बात कर दे मैंने माफ किया, या दूसरा ऑप्शन यह भी है कि मेहदी की पत्नी कहे कि मैं माफ करने के बाद या माफ करने के लिए मैं ब्लड मनी लूंगी। ब्लड मनी का मतलब होता है एक तरफ से मुआवजा कह सकते हैं। ब्लड मनी का मतलब होता है कि कुछ पैसे लेकर वह माफ कर दे। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि मेहदी की पत्नी के द्वारा इंडियन करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपया मांगा गया है। हालांकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है। तो अगर ऐसी सूचना मिल रही है, अगर यह बात सत्य है, तो एनजीओ की ओर से, जो कि सेव निमिषा प्रिया मूवमेंट चला रहा है, यह कमेंट्स किया गया है कि चाहे कितना भी पैसा लगे हम देने को तैयार हैं, हम सिर्फ निमिषा प्रिया को बचाना चाहते हैं। भारत सरकार भी हो सकता है इसमें अपना आर्थिक योगदान दे, लेकिन एक करके दिन रोज निकल रहा है, रोज एक दिन निकल रहा है। अब निमिषा प्रिया को 30 दिन से भी कम समय बचे हैं, लगभग 22 दिन समय बचे हैं। अगर इस बीच में यह कार्य नहीं हुआ तो निमिषा प्रिया की मौत की सजा सुनाई जो गई है वो दे दी जाएगी। भारत सरकार यह बुलेटिन हमेशा जारी कर रहा है, आश्वस्त कर रहा है कि यह उनके संज्ञान में है, वो निमिषा प्रिया को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि अगले 22 दिन में क्या होता है। ईश्वर से हम लोग भी गुजारिश करते हैं कि निमिषा प्रिया बच जाए और मेहदी की पत्नी निमिषा प्रिया को जैसे भी हो डायरेक्ट माफ़ कर दे या ब्लड मनी लेकर माफ़ कर दे। ब्लड मनी के केस में ये हो सकता है कि यह पैसा जो है सबसे पहले वहाँ के लोअर कोर्ट में जमा होगा। निमिषा प्रिया केस में जो फांसी जो मौत की सज़ा सुनाई गई है, जब यह पैसा लोअर कोर्ट में जमा होगा वहाँ मेहदी की पत्नी पहुँचेगी और मेहदी की पत्नी ये रिकॉर्ड्स में लिखाएगा कि ये उसने माफ़ किया और माफ़ करने के उपलक्ष्य में उसने ब्लड मनी के रूप में इतना पैसा लिया है। ये सब रिकॉर्ड पर चढ़ेंगे, तब कहीं जाकर निमिषा प्रिया बच सकती है और अपने वतन आ सकती है। हम लोग भी यह आशा करते हैं कि निमिषा प्रिया सेव हो जाए, बच जाए, मौत का चुंगल से छूट जाए और अपने वतन आ जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा देता हूँ। धन्यवाद।